हेलो गाइस, दिस इज बादल सरकार सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंग्लिश को ठीक करने के लिए वोकैब पे कमांड होना जरूरी है। और वोकैब पे कमांड तब होता है जब हम बार बार वोकैब का यूज करते हैं डेली लाइफ में। क्लियर है ना? याद तो करना पड़ता है, लेकिन याद की चीजें ज्यादा टाइम तक आपके माइंड में नहीं रहती है। तो आपको करना क्या है कि उन वोकैब्स को डेली यूज करना है। इससे पहले भी मैंने द हिंदू एडिटोरियल का एक वोकैब का वीडियो डाला और ये सीरीज चलते रहेगा इस चैनल पे। और बहुत सारा जैसे स्पोकन के क्लासेस भी मैं लेके आऊंगा और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। क्लियर है ना? तो वोकैब के सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का जो वोकैब है आज का, इस बात को आपको समझना है कि हर दिन ये चैनल पे तो आना ही, लेकिन ये मैंने लिखा है बेसिक लेवल। दैट मीन्स अभी हम क्या करेंगे, नए नए वोकैब, नए नए वर्ड्स से क्या होंगे, फेमिलियर होंगे। फेमिलियर होने का मतलब क्या है, रूबरू होंगे, देखेंगे कि आखिरकार वो वर्ड क्या है, उसका बेसिक मीनिंग क्या है, आखिर डेफिनेशन क्या है। देखो होता क्या है ना, कोई भी दो वर्ड्स इक्वल नहीं है, सेम नहीं है। हर वर्ड के अपने अलग मीनिंग होते हैं। जैसा कि सिनोनिम्स में या एंटोनिम्स, तो एंटोनिम्स तो अपोजिट वर्ड हो गया। सिनोनिम्स का मतलब एक टाइप का वर्ड, सेम वर्ड, लेकिन लोग क्या कहता है ना कि ये इसका सिनोनिम्स है, मतलब सिमिलर वर्ड है। कोई भी वर्ड एक दूसरे के सिमिलर नहीं होता है। तो उन सब बेसिक डिफरेंस को समझने के लिए ही मैं ये सेशन लेके आया हूं। अभी ये बेसिक सेशन है, इसके बाद हम लोग अलग 3 स्टेज में जाएंगे वोकैबुलरी के। क्लियर है ना? तो वोकैब का 3 स्टेज आपके सामने आने वाला है। फर्स्ट स्टेप बेसिक लेवल, यहां पे हम वर्ड्स को समझने की कोशिश करेंगे कि है क्या और यूज कैसे करते हैं। क्लियर है ना? तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आपके सामने दिख रहा होगा बोर्ड पे, न्यूएंस। न्यूएंस का मतलब क्या होता है, इसे समझना। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि एसएससी और बैंक ने बहुत बारी रिपीट किया है अपने एग्जामिनेशंस में। बात समझ में आ रहा है ना? न्यूएंस का मीनिंग हम जानेंगे तो हिंदी मीनिंग तो किसी भी चीज में सूक्ष्म भेद। आपको मैं इतना कह दूं कि न्यूएंस का मतलब सूक्ष्म भेद, आप समझ जाओगे क्या? Don't try to focus on the Hindi meaning of the particular word. Clear है ना? You should try to focus on the use of the particular word and the definition of that particular word. Clear है? यहां पे देखो ये नाउन होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो नुएंस नाउन होता है। क्लियर है? अच्छा, नुएंस नाउन होता है, हम ये नाउन तो जान गए, लेकिन कभी कभी नुएंस्ड का भी यूज करता है जो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। बात समझ में आ रहा है ना? हम उस पर बाद में जाएंगे। जैसे ही मैंने कहा अ वेरी स्लाइट डिफरेंस, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस, बड़ा डिफरेंस नहीं, एकदम छोटा सा, इन मीनिंग, साउंड, ईटीसी। किसी भी चीज के अर्थ में, किसी के आवाज में, या किसी इस तरह की चीजों में जब थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे मान लेते हैं मैं अभी बोल रहा हूं, अगर मेरा गला थोड़ा सा खराब हो जाए, मेरे थ्रोट में प्रॉब्लम आ जाए, तो मेरे वॉइस में जो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा ना, वही डिफरेंस क्या कहलाएगा, नुएंस कहलाएगा। बात समझ में आ गया? या किसी बात के मीनिंग में अगर थोड़ा सा डिफरेंस आ गया तो उसके लिए मैं क्या कहूंगा, नुएंस का यूज करेंगे। आओ देखते हैं इसे एग्जाम्पल्स के थ्रू। एग्जाम्पल में मैंने लिखा है ही वॉज अवेयर ऑफ एवरी नुएंस इन हर वॉइस। देखो, ही वॉज अवेयर, वो क्या था, अवेयर था। अब यहां पे मैंने एक एरो दिखाया है, अवेयर के साथ ऑफ प्रेपोजिशन आता है। कायदे से इसे माइंड में रखिएगा, एग्जामिनेशन में प्रेपोजिशन से भी बहुत एरर्स पूछे जाते हैं। बात समझ में आ गया ना? तो मैंने कहा ही वॉज अवेयर ऑफ एवरी नुएंस इन हर वॉइस। उसके वॉइस में जो सूक्ष्म अंतर था, थोड़ा सा भी, प्रत्येक सूक्ष्म अंतर से वो क्या था, अवेयर था। बात समझ में आ गया ना? तो ये अवेयर था। इसे याद कैसे करेंगे डेली लाइफ में? देखो मैं समझाता हूं। जैसे घर में या बाहर फ्रेंड्स होते हैं, या घर में माता पिता, भाई बहन, या फिर आपकी वाइफ, कोई भी हो, आप कुछ अच्छा काम करते हैं या उनके लिए कुछ अच्छा सामान परचेज करके लाते हैं, कुछ गिफ्ट लाते हैं, वो खुश हो जाते हैं, उनका टोन बदल जाता है, अरे और बताओ कैसा चल रहा है। लेकिन आप मान लीजिए आपकी जॉब चली गई और घर वाले टेंशन में हैं क्योंकि आपने जानबूझकर जॉब छोड़ दिया, तो उनके आवाज में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा ना, और आप समझ जाएंगे कि अरे देखो उसका जो है ना, आवाज का टोन चेंज हो गया। तो यही बातों को समझना है। जैसे मैंने बोला, क्या जी क्या हाल है, क्या जी क्या हाल है, ये जो बेसिक डिफरेंस था मेरे वॉइस में, बहुत छोटा डिफरेंस था जो नुएंस हुआ। क्लियर है ना?
नाउ मूव ऑन द वर्ड नंबर 2, हमारा क्या है? एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट अपने आप में एक पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो वर्ब होता है, वर्ब होता है, अच्छी बात है। मीनिंग हिंदी पहले देख ले, लाभ उठाना या शोषण करना। सिर्फ शोषण करना या लाभ उठाना कुछ समझ में आ रहा है क्या? लाभ उठाना नहीं, देखो लाभ तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस में आता है, लेकिन यहां पे एक्सप्लॉइट एक इनफॉर्मल वर्ड है, दैट मीन्स ये डिसअप्रूविंग मीनिंग देता है, नेगेटिव सेंस लेके आता है। समझते हैं क्या है। देखो यहां पे लिखा क्या गया है, टू ट्रीट अ पर्सन और सिचुएशन एज एन अपॉर्चुनिटी टू गेन एन एडवांटेज ऑफ योरसेल्फ। मतलब किसी पर्सन के साथ वैसा व्यवहार करना या किसी सिचुएशन में वैसा ट्रीट करना कि आप उस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाते हैं एडवांटेज के रूप में। एडवांटेज के रूप में क्या मतलब? कि आप सिर्फ अपने फायदे को देखते हैं, इससे दूसरों को नुकसान हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो जब खुद के स्वार्थ के लिए आप जब किसी व्यक्ति का या फिर किसी परिस्थिति का लाभ उठाते हैं तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है दैट इज एक्सप्लॉइट। बात समझ में आ रहा है? मतलब आप मान लो कि आप किसी का लाभ उठा रहे हैं और आप उसके कोई काम नहीं आ रहे, दैट मीन्स आप उसका शोषण कर रहे हैं ना। यही बात यहां पे समझना है हमें। क्लियर है? और देखते हैं इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू। लिखा है he exploited his father's name to get himself a job. He exploited his father's name. उसने अपने पिता का नाम का लाभ उठाया, जानबूझकर लाभ उठाया। क्या करने के लिए? एडवांटेज के लिए। मान लीजिए कि किसी के पिता जो हैं डीजीपी हैं, डीआईजी हैं, डीएसपी हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं या फिर कोई मंत्री है, और उनके नाम का फायदा उठा के उसने अपने जॉब को लिया। तो यहां पे देखो टू गेट, पाने के लिए, हिमसेल्फ अ जॉब, खुद को एक जॉब पाने के लिए। तो यहां पे लाभ उठाने की बात है लेकिन नेगेटिव सेंस में। बात समझ में आ गया ना? इसे कैसे याद करेंगे डेली लाइफ में? मान लो तुम्हारे साथ क्या होता है कि तुम कहीं ऐसे जगह रहते हो जहां तुम पूरा पैसा पे नहीं कर पाते हो, किसी रूम में या लॉज में या हॉस्टल में, और आपका जो मकान मालिक है या रूममेट है वो कहता है कि चल भाई तू पैसा नहीं देता है, कम देता है ना, तू ऐसा कर कि दोनों टाइम का खाना तू बना ले। आप बोले चलो ठीक है, एग्री हो गए, आप खाना बनाते हो, आप पैसा थोड़ा कम दे रहे हो। अब उस वजह से वो क्या कर रहा है, इंसान आपसे बर्तन भी साफ करवा रहा है, झाड़ू भी लगवा रहा है, कपड़े भी धुलवा रहा है, बाजार से सामान भी मंगवा रहा है। दैट मीन्स वो एक्सप्लॉइटेशन हुआ, नाउन, लेकिन वो कर क्या रहा है? एक्सप्लॉइट कर रहा है आपको। दैट मीन्स आपका शोषण कर रहा है, लाभ उठा रहा है। तो ऐसे करके ना वो क्या आपको डेली लाइफ से रिलेट करेंगे ना, चीजें आपके माइंड में रहेंगी। क्लियर है ना? चलिए आते हैं आगे, हमारा थर्ड वर्ड है उस पे चलते हैं। डिप्रेस्ड लिखा है, बड़ा प्यारा सा वर्ड है। सर मैं डिप्रेशन में हूं, डिप्रेस्ड हो गया हूं, बहुत अच्छा। देखो डिप्रेस की अगर जनरल केस में बात करें ना तो ये मतलब क्या होता है? आप उदास हो गए हैं, आप परेशान हो गए, कोई होप नहीं दिख रहा है आगे, आप बहुत टेंशन में है, तो उन सारे केस के लिए हम किसका यूज करते हैं? डिप्रेस्ड का यूज करते हैं। एज एन एडजेक्टिव, इसका जो प्रोफाइल है पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो एडजेक्टिव है। एक हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। यहां पे मैंने वो उदास वाला मीनिंग नहीं दिया क्योंकि न्यूज़पेपर में वो सेंस लेके नहीं आया था। क्लियर है ना? तो यहाँ पे उदास हम लिख सकते थे, लेकिन मैंने लिखा है अधोमुख। मतलब क्या होता है? कोई चीज डिक्लाइन होता है, गिरता है नीचे की ओर, उसमें कमी आती है, वो सारा का सारा मीनिंग लेके आता है डिप्रेस्ड। क्लियर है? और देखते हैं इसका जो डेफिनेशन है क्या है। हैविंग अ लोअर अमाउंट, क्या मैंने कहा? हैविंग अ लोअर अमाउंट और लेवल देन यूजुअल। जो किसी भी चीज का एक अमाउंट या लेवल होता है, जो एक नॉर्मल, मान लीजिए कि हमारा एक लेवल है, उस लेवल से हम नीचे आ गए। अभी का सिचुएशन क्या है देश में? सारे लोग अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, जो लोग बिजनेसमैन है उनको भी दिक्कत है, सर्विसमैन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उन्हें चलो थोड़ी सी राहत है कि उनकी सैलरी आ रही है, लेकिन जो रोजमर्रा जीवन में कमाते और खाते हैं, कुछ बचाते नहीं है, उनका जो लेवल है इकोनॉमिकल तौर पे क्या हो चुका है? नीचे आ चुका है। तो वो सिचुएशन जो है वो डिप्रेस्ड हो गया है। बात समझ में आया ना? जैसे और एक कोलिकेशन, देखो कोलिकेशन का यूज आज के एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन में एक वर्ड से रिलेट करके दूसरे वर्ड का यूज पूछा जा रहा है। तो इसलिए हमें क्या जानना जरूरी है?
कोलोकेशन भी जानना जरूरी है, जहां मस्ट है जानना। क्लियर है ना? देखो यहां पे लिखा क्या गया है, डिप्रेस्ड रेट्स, और क्या लिखा गया, डिप्रेस्ड प्राइसेस। मतलब कि वैसा रेट, मान लीजिए इस मार्कर का रेट 30 रुपीज है, लेकिन यूजुअल रेट है, सिचुएशन ऐसा खराब आ गया है कि इसका प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया, डिमांड कम गया, तो इसका रेट जो 30 रुपीज था उससे कम होके 25 हो गया, 20 हो गया। दैट मीन्स ये जो है डिप्रेस्ड हो गया। बात समझ में आ गया ना? तो वही डिप्रेस्ड है यहाँ पे। और एग्जाम्पल में देखते क्या है, द डोमेस्टिक मार्केट इज स्टिल डिप्रेस्ड। जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट नहीं, देश के अंदर घरेलू मार्केट, वो अभी भी क्या है, डिप्रेस्ड है। मतलब जितना यूजुअल होना चाहिए उसके लेवल में क्या आ गई है, गिरावट आ गई। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट सिनेरियो में अभी जो हमारे पूरे इंडिया या वर्ल्ड की बात करें तो वहां जो भी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल मार्केट है वो सारे के सारे डिप्रेस्ड है। दैट मीन्स जो यूजुअल लेवल होना चाहिए ना वो नहीं है। याद रखना इससे कि क्या है, अभी के सिचुएशन में कोरोना टाइम में मार्केट डिप्रेस है। दैट मीन्स डिप्रेस्ड का मतलब उसका लेवल जितना होना चाहिए या जो चीजें जितनी अमाउंट में होनी चाहिए वो कम है। वेरी गुड। और हम लोग 4th नंबर पे मूव करते हैं। एंटिटी नहीं, एंटिटी। क्या पढ़ेंगे, प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखें, एंटिटी। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात मैं करूं तो ये अपने आप में नाउन है। क्लियर है ना? देखो क्या है, STH का मतलब मैंने बताया है समथिंग। क्लियर है? समथिंग दैट एग्जिस्ट सेपरेटली फ्रॉम समथिंग एल्स एंड हिज ओन आइडेंटिटी। इसका मतलब हुआ कोई चीज अलग थलग रहता है, खुद में वो अपनी आइडेंटिटी बनाता है, किसी के साथ रहने की जरूरत नहीं है, तो वैसे केस में हम एंटिटी का यूज करते हैं। क्लियर है ना? जैसे मीनिंग क्या मैंने लिखा, अलग और स्वतंत्र अस्तित्व वाली वस्तु। वैसा इंसान या वैसी चीज जिसका अपना अलग स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है, अस्तित्व होता है, उन सब के लिए जो हम यूज करते हैं दैट वर्ड इज एंटिटी। एक एग्जाम्पल में समझते हैं क्या है। देखो लिखा गया है, दीज कंट्रीज, ये जो देशों की बात की गई है, कैन नो लॉन्गर बी व्यूड एज अ सिंगल एंटिटी। मतलब ये मान लीजिए 4-5 देश हैं और आप उन्हें देख रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना? और आप क्या कह रहे हैं कि ये जो देश आपको है ना, ये बहुत ज्यादा समय तक अकेले अपना अस्तित्व बनाए नहीं रख सकते हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, ऐसा मुझे लगता है कि ये अकेले अपने अस्तित्व को कैरी ऑन नहीं कर सकते हैं। तो दीज कंट्रीज कैन नो लॉन्गर बी, लंबे समय तक नहीं हो सकता, व्यूड एज अ सिंगल एंटिटी, मतलब एक लौता अपना अस्तित्व बनाने में ये असमर्थ है, इसलिए लंबे समय तक ये ऐसा नहीं हो सकता है। इसको डेली लाइफ पे कैसे यूज करेंगे? मान लीजिए कि आप अपने रूम में रहते हैं, 2 पार्टनर हैं, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, और एक दूसरे के अंदर बॉन्डिंग बड़ा अच्छा हो गया, एक दूसरे के बिना रहते नहीं है, खाते नहीं है, पढ़ते हैं साथ में, बात समझेंगे? क्लियर है ना? लेकिन एक सिचुएशन ऐसा आया कि एक को घर जाना पड़ा। जब एक घर जा रहा तो दूसरा बोल रहा है, यार मैं ऐसे कैसे रहूंगा दिल्ली में मैं पटना में कैसे रहूंगा, कैसे सरवाइव करूंगा, तुम्हारे बिना तो मेरा मन ही नहीं लगेगा। तो वो कहेगा ऐसी बात नहीं है, तुम क्या करो, अकेले रहो और एक अपना अकेला अस्तित्व बनाओ। बात समझ में आ रहा है ना? तो जब आप अकेले अस्तित्व बनाने की बात करते हैं तो वैसे केस में हम किसका यूज करते हैं? एंटिटी का यूज करते हैं। क्लियर है मेरे फ्रेंड्स? नाउ मूव ऑन द वर्ड नंबर 5, पोज। पोज से तो सबको ही वाकिफ है ना? पोज मार रहे हो, अरे वाह, शाहरुख खान का ये वाला पोज सारे लोग समझते हैं, 2.5 किलो का हाथ, ये पोज जो भी, या फिर महिलाएं एक्ट्रेस मॉडल्स जो पोज देती हैं ऐसे स्टाइल में खड़ा होना, ये क्या अपने आप में पोज है? तो वो पोज तो यहां मैं बात नहीं कर रहा हूं। एग्जामिनेशन में जो पोज पूछा जाता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और 2018 में 19 में पूछा भी गया है आपके मेंस में। देखो क्या होता है, टू क्रिएट अ थ्रेट, प्रॉब्लम, etc। इस पोज का मतलब होता है क्या करना, एक थ्रेट क्रिएट करना। पोजी नहीं बोल दीजिएगा, कुछ लोग कहते हैं पोजी, ठीक है? तो मैंने क्या कहा कि जब आप कोई थ्रेट का मतलब कोई परेशानी, प्रॉब्लम, समस्या क्रिएट करते हैं तो उस केस में हम यूज करते हैं। हिंदी मीनिंग क्या है? परेशानी उत्पन्न करना। क्लियर है? मैंने कहा टू पोज अ थ्रेट, चैलेंज, डेंजर, रिस्क। ये कोलिकेटिंग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है ना? मैंने कहा
टू पोज अ थ्रेट, थ्रेट के साथ पोज का यूज किया गया, चैलेंज के साथ हुआ, डेंजर या रिस्क, किसी के सामने उत्पन्न कर देना कोई परेशानी, कोई चैलेंज, कोई खतरा या रिस्क, उसके लिए हम इसका यूज करेंगे। क्लियर है ना? और इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। लिखा गया है द केमिकल्स पोज लिटिल रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ। अब देखिए यहां पे पोज के साथ तुमने देखा कि रिस्क का यूज किया गया। ये जो केमिकल्स हैं, जो भी यूज होता है, मान लो आजकल जो है एग्रीकल्चर में बहुत सारे केमिकल्स का यूज किया जाता है, लेकिन लोग कहते हैं कि ये ह्यूमन हेल्थ के लिए ज्यादा रिस्क वाले नहीं है, आप इनका यूज कर सकते हैं। वही बात कहा गया है, द केमिकल्स पोज लिटिल रिस्क, ना के बराबर रिस्क ये उत्पन्न करते हैं, किनको? टू ह्यूमन हेल्थ, जो भी ह्यूमन के हेल्थ से रिलेटेड है। बात समझ में आ गया? जैसे आजकल हम लोग यूरिया का यूज करते हैं कंपोस्ट खाद की जगह पे, ताकि हमारा जो प्रोडक्शन हो वो मैक्सिमम हो। क्लियर है? तो ये याद रखिएगा। नाउ मूव ऑन द लास्ट वर्ड, कंट्ररी। क्या लिखा हुआ है? कंट्ररी, कॉन्ट्ररी नहीं, कंट्ररी। फिर से बोलेंगे कंट्ररी। कंट्ररी का बात करें तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? द अपोजिट फैक्ट और सिचुएशन। कोई भी विपरीत या प्रतिकूल सिचुएशन की जब बात की जाती तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं? कंट्ररी का यूज करते हैं। बात समझ में आ रहा है? जैसे मैंने एग्जाम्पल की बात करी तो देखो, एग्जाम्पल मतलब विपरीत स्थिति होना, कोई बात प्रतिकूल हो जाना, आप कहें उसका उल्टा हो जाना, वो सारे के सारे क्या है? कंट्ररी है। बात समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने क्या कहा? इन द एंड द कंट्ररी वॉज। मैंने कहा इन द एंड द कंट्ररी वॉज, नाउन की तरह यूज हो रहा है, ध्यान रखिएगा। अंत में द कंट्ररी वॉज प्रूव्ड ट्रू, he was innocent and she was guilty। अंत में जो विपरीत बात था वो क्या सही हुआ? साबित हुआ, सच साबित हुआ। he was innocent, वह innocent था, and she was guilty, वह क्या थी? दोषी थी। ऐसे करके हमने क्या करा कि आज वोकैब का बेसिक्स देखा। क्लियर है ना? इसको ध्यान में समझ के रखिएगा। देखो, कंट्ररी वर्ड से एक ईडियम भी बनता है, ऑन द कंट्ररी। क्लियर है? जिसका मीनिंग भी होता है कोई फैक्ट है जो आपने पहले कहा और उसका अपोजिट कह रहे हैं। एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ऑन द कंट्ररी। याद रखिएगा, ये टर्म हमेशा पूछा जाएगा, ऑन द कंट्ररी। ये ईडियम्स की तरह यूज होता है मेरे फ्रेंड्स। ठीक है, बात समझ में आ गए? चलो 1 मिनट के अंदर हम लोग ब्रीफिंग करते हैं, एक शॉर्ट रिवीजन, कौन सा वर्ड कैसे याद रखेंगे। क्लियर है ना? और मैंने कहा नुएंस। नुएंस का मतलब छोटा सा, सूक्ष्म सा, प्यारा सा, जो बहुत हल्का सा भेद है, डिफरेंस है, स्लाइट डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? नुएंस। याद रखना 2 चीज, चाहे तो वो किसी चीज के मीनिंग में डिफरेंस की बात हो, साउंड में डिफरेंस की बात हो, ये 2 पार्ट को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पे, मैंने कहा एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट को कैसे, अच्छा नुएंस को याद कैसे रखें कि कोई इंसान खुश है तो उसका आवाज कुछ अलग तरह का निकला, कोई इंसान थोड़ा सा उदास है तो उसके आवाज में थोड़ा फर्क आ गया, तो ये क्या था? नुएंस था। मां खुश है तो अच्छी आवाज, मां थोड़ा गुस्सा तो थोड़ा सा भारी आवाज, वो सूक्ष्म डिफरेंस, स्लाइट डिफरेंस के लिए नुएंस का यूज किया। क्लियर? नेक्स्ट हमारे सामने एक्सप्लॉइट है। एक्सप्लॉइट वर्ब है। एक्सप्लॉइट का मतलब आप समझते ही है, शोषण करना। एक्सप्लॉइट कर लिया गया, एक्सप्लॉइटेशन हो गया। बात समझिएगा। तो एक्सप्लॉइटेशन को कैसे याद रखें कि आपसे 1 काम कह के 4 काम करवाया जा रहा है, आपसे 10 काम कह के 50 काम करवाए जा रहे हैं, आपको 1 घंटा बुला के 5 घंटा आपसे काम करवा लिया गया, वो सारे के सारे क्या हैं? आपको एक्सप्लॉइट किया गया। याद रहेगा ना? और हम लोग थर्ड पे थे डिप्रेस्ड। एक तो डिप्रेशन आप जान गए थे, जो एक मेंटल सिचुएशन है उससे खराब सिचुएशन में जाते हैं तो डिप्रेस का यूज करते हैं। लेकिन यह डिप्रेस्ड जो एडजेक्टिव है, इसका मतलब है किसी चीज का जो अमाउंट फिक्स है। मान लीजिए राशन आपको दिया जाता है 5 kg हर वीक में, और उस अमाउंट से कम कर दिया गया, जैसा कि अभी बहुत सारी जगह ऐसा हो रहा है कि जो राशन मिलना चाहिए वो राशन उतना मिल नहीं पा रहा है, कम मिल रहा है। बात समझ रहे हो ना? तो वो डिप्रेस्ड हो गया, उसके लेवल में कमी आ गई, अमाउंट में कमी आ गई। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड था एंटिटी। एंटिटी को हम लोग जाने जो इंडिपेंडेंट है, ऐसे याद रखो, एंटिटी जो इंडिपेंडेंट है, जिसका अपना एक अस्तित्व है, उसके लिए एंटिटी का यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड था पोज। पोज का मतलब क्या करना? उत्पन्न करना। जैसे हम ऐसे पोज दिए तो मैंने एक स्टाइल जनरेट किया, तो चैलेंज को दिखाना, थ्रेट को दिखाना,
डेंजर को दिखाना या रिस्क सामने लाना, उन सबके साथ पोज का यूज करेंगे। क्लियर है? उत्पन्न करने के सेंस में, जनरेट करने के, क्रिएट करने के सेंस में। और द लास्ट वर्ड इज कंट्ररी, एक नाउन की तरह यूज हो रहा है। इसका मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्शन से याद रखो। कंट्ररी का मतलब कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब जो बातें हैं उसका क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे, या जो चीजें अनुकूल नहीं है, दैट मीन्स क्या है, प्रतिकूल है, उसके लिए हम कंट्ररी का यूज करेंगे। क्लियर हो गया ना? आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा सेशन, और आपका कमेंट मेरे लिए बहुत प्रीसियस है। तो सारे लोग वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर है? और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को शेयर करें बाबू, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल नया है, अभी मैंने 1-2 वीडियोस ही डाला है। और 1000 सब्सक्राइबर अगर आप लोग कर देते हैं, मतलब 2-2, 3-3 लोगों से भी सब्सक्राइब करवाएंगे ना, तो आई थिंक धीरे धीरे बहुत कम टाइम में ये सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। रीजन क्यों है ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद ना मेरे चैनल पे लाइव में पढ़ा सकता हूं, तो बहुत सारी चीजें आपको लाइव भी दूंगा। क्लियर है? तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे शेयर को, शेयर करें मेरे अकाउंट को, मेरे यूट्यूब चैनल को, इंग्लिश विद बादल सरकार सर। और मैं ऐसे ही वोकैब लेके आता रहूंगा। याद रखेंगे, दिस इज द बेसिक लेवल ऑफ योर गिवन वोकैब। क्लियर है ना? अभी हम लोग 3 लेवल में और आगे जाएंगे, और मैं स्पोकन के क्लासेस के लिए भी क्लासेस लेके आऊंगा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।